नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोजन सदस्य परमाणुओं का बोहर सिद्धांत। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको एक एक चीज समझा दूंगा, एक एक चीज आपके माइंड में डाल दूंगा, ये गारंटी है। तो आपको एक कॉपी और एक पेन लेकर हाथ में बैठ जाना है, और जब तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाता, हर बात को जो है पूरी डीपली तरीके से समझ के चलना है। तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले आपके पास एक हाइड्रोजन परमाणु है। ये आपके पास हाइड्रोजन का एक परमाणु है दोस्तों, और इस हाइड्रोजन परमाणु में ये एक यहाँ पर नाभिक है। और चूंकि आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है, क्योंकि इसके परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, क्योंकि बोर ने अपने प्रैक्टिकल में जो है इसीलिए हाइड्रोजन परमाणु लिया होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बेचारा सबसे छोटा है और धनात्मक, ठीक है, होता है। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर ये लिया होगा। तो मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो मान लेते हैं Vn है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ से जो त्रिज्या है वो Rn है, और इसका जो परमाणु का जो क्रमांक है वो कितना है, Ze, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो मान लेते हैं E है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना एक हाइड्रोजन परमाणु जिसमें स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, Vn वेग से एक इलेक्ट्रॉन E घूम रहा है, या आप ऐसे लिख सकते हो जिसकी जो आवेश है वो E है। ठीक है, और ये गमन कर रहा है इस तरीके से। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि बोर का जो कोणीय संवेग है, सबसे पहले उसी की बात करेंगे। हर चीज को एकदम से जो है बहुत अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर जो इसका MVRN, जो आपका NH/2π, आप सबको पता होगा कि ये कहीं ना कहीं कोणीय संवेग है, जो हमें बोर ने बताया था कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो दोस्तों ये होता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जरा गौर करिएगा। अब आप इस R को अगर वहां रखते हो तो ये बचेगा आपके पास MVN NH/2πr। ये इतना आपके समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, केवल इस R को जो है यहां पर रखा 2π के पास। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। इसको आप मान सकते हैं समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं आप इसको। तो इतना समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से जो है गति करता है, तो यहाँ जो हमारा विद्युत बल है वो कहीं ना कहीं किसके बराबर हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब कोई कण या कोई वस्तु गति करती है, निश्चित एक ही जगह पर घूम रही है, तो वहां पर वर्त्य गति का भी थोड़ा सा रोल देखना होता है, मतलब वहां पर अभिकेंद्र बल का भी थोड़ा सा रोल होता है। तो ऐसे ही चूंकि ये एक गति कर रहा है, तो यहाँ पर विद्युत की भी बात होती है, यानी कि जो आपका विद्युत बल है और अभिकेंद्र बल है दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, अभिकेंद्र बल बराबर विद्युत बल। ठीक है, विद्युत बल। और आपको पता होना चाहिए कि जो अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है वो mv²/r होता है। क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर n लगाया है, तो आप 20 के नीचे जो है n लगाकर चलिएगा। और आप सबको पता होना चाहिए कि जो विद्युत बल होता है F बराबर Q1Q2/r², जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके, जिसको आप कूलाम का नियम कहते हो, वही आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0, और Q1 का मान Ze है और Q2 का मान E है, और बटे में क्या है आपके पास R। चूंकि R को हमने लिया है Rn, ठीक है, तो इसका क्या कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एक R से एक R यहाँ पर जो है कैंसिल कर दिया मैंने, और MVR, ठीक है, MV² और बराबर Ze, यानी कि Ze/4πε0 और Rn। अब हमें ये जो आपके सामने मान है, अब हमें ये मान क्या करना है,
कि इसके बराबर रखना है। तो अगर मान लीजिए हम समीकरण नंबर 1 से mv का मान यहाँ रखते हैं तो यहाँ पर हम इसको नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि या तो इसके ऊपर भी स्क्वायर होना चाहिए था या फिर इसके ऊपर भी स्क्वायर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ दोनों तरफ m से गुणा करते हैं। दोनों तरफ जो है m से गुणा कर दोगे तो दोस्तों ये m से गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा m और v एंड दोनों का स्क्वायर हो जाएगा एक साथ और बराबर। इसकी गुणा यहाँ कर दीजिएगा तो हो जाएगा जेड ई स्क्वायर एम और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और आर एन। अभी आपको क्या करना है, एम वी का मान यहाँ से उठाना है जुका तो ये जुका तो मान यहाँ से उठाइए और इस मान को यहाँ पर रख दीजिएगा। ठीक है, इस मान को आप यहाँ पर रख दीजिएगा, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये मान मैं यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ ये। तो ये मान जो है आप देख पा रहे होंगे, ये वाला मान आपको यहाँ रखना है। तो यहाँ है हमारे पास NH अपॉन 2 पाई RN और इसका स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर भी आपको करना पड़ेगा। ये मान मैंने उठा के यहाँ रखा है, बस ये आपको नहीं छेड़ना, ये आपका मान जो का तो है जेड ई स्क्वायर m अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और RN। अब जब आप इसका स्क्वायर करिएगा तो n का भी स्क्वायर हो जाएगा और h का भी स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन ये 2 दूनी 4 और पाई का स्क्वायर हो जाएगा और RN का भी स्क्वायर हो जाएगा बराबर जेड ई स्क्वायर m अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 RN। एक RN से एक RN जो है कैंसिल करिएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो बचा हुआ है उसको आप लिख सकते हो। तो अगर मैं इसको r का मान यहाँ पर निकालता हूँ, अगर मैं r का मान यहाँ पर निकालता हूँ तो ये और ये तो चला जाएगा बटे में। पाई से भी एक पाई काट सकते हो क्या, एक पाई से एक पाई भी मैंने जो है यहाँ से उड़ा दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये तो चला जाएगा ऊपर एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, ये चला जाएगा इसके नीचे तो पाई जेड ई स्क्वायर m। ठीक है, ये है आपका त्रिज्या का मान। इसको आप क्या करिएगा, समीकरण इसको 2 मानकर छोड़िएगा, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए आप इसको ऐसा लिख सकते हो जेड बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो इसलिए आप यहाँ पर 1 लिख सकते हो। जहाँ जेड है यहाँ पर 1 लिख सकते हो क्या, तो ये बन जाएगा आपके पास RN बराबर एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर अपॉन पाई ई स्क्वायर m। क्योंकि जेड का मान तो 1 कर दिया तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अभी n स्क्वायर छुटा हुआ है तो इसको हम चाहे तो यूं लिख सकते हैं। और ये मान हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बोर की त्रिज्या का सूत्र है दोस्तों, बोर की त्रिज्या का सूत्र। अगर कोई आपसे कहता है कि बोर की जो त्रिज्या है वो मुख्य क्वांटम संख्या n पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो आप उसको कह सकते हो क्या कि Rn अनुक्रमानुपाती n स्क्वायर, यानी कि जो बोर की त्रिज्या होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतना आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब दोस्तों हम इसके बाद बात करेंगे, एक तो इसका हमें कक्षीय वेग निकालना है, कक्षीय चाल निकालनी है, और एक हमें इसकी पूरी एनर्जी जो है ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी ऊर्जा हमें कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिख देना है, तो यहां पर क्या करिएगा, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल। तो इसके लिए जैसे आप देख पा रहे होंगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, मतलब आपको यहां से Vn का मान निकालना है। तो यहां पे सबसे पहले आप लिख सकते हो कि चूंकि mv n बराबर NH अपॉन 2 पाई r, तो हमें यहां से कक्षीय चाल मतलब वेग का मान निकालना है दोस्तों। तो आप इस m को जो है नीचे भेज दीजिएगा, इस m को कहां भेज दीजिएगा, इसके नीचे भेज दीजिएगा। तो Vn बराबर मिलेगा आपको NH अपॉन 2 पाई, है ना, और m और Rn। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो आप Rn का मान देख रहे हो, इस Rn का मान हमने यहाँ समीकरण नंबर 2 में छोड़ा था,
ठीक है, तो यहाँ से इस Rn के मान को उठाइएगा और इसको यहाँ लिख दीजिएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल का मान आपके सामने आ जाएगा। तो देखते हैं Vn बराबर NH अपॉन 2πm गुणा R का मान है आपके पास ये वाला, तो इसको रखता हूं मैं, देखो एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन पाई जेड ई स्क्वायर और m, तो m से m कैंसिल कर सकते हो, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो, बताओ। और आपका जो जेड ई स्क्वायर है इसको आप भेज सकते हो कहाँ, इसको आप ऊपर भेज सकते हो, तो Vn बराबर मिलेगा आपको जेड ई स्क्वायर NH अपॉन 2 तो कटा ही नहीं है, तो 2 को आप ऐसे ही लिखिएगा, तो 2 एप्सिलॉन 0 और बताइए आप क्या कर सकते हो, और ये बचा हुआ है ना, तो ये बचा हुआ है आपके पास h स्क्वायर n स्क्वायर, तो आप एक काम करिए इस NH से एक का NH काट दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ से जो वेग का मान है वो निकलेगा आपका जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है ना, और HN, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर आपने जेड का मान 1 रखा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड का मान 1 रखा, तो जेड को आप हटा सकते हो, या हमें यहाँ से एक बात का पता चल रहा है, आप इसको यूं भी छोड़ सकते हो। हमें यहाँ से एक बात का पता चलता है क्या, कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो कक्षीय वेग के वेग कर्मानुपाती होती है, बताओ होती नहीं, कहते कोई बटे में जा रहा नहीं जा रहा, तो Vn वेग कर्मानुपाती n, ये बात क्लियर होगी, देखो कितनी अच्छी बात है, ठीक है, तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। देखो मैं एक बार और बताता हूं, जैसे अगर हम इसकी त्रिज्या की ज्ञात करें, त्रिज्या को देखें, तो त्रिज्या क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, और अगर हम कक्षीय वेग की बात करें तो कक्षीय वेग में यही चीज क्या होती है, कक्षीय वेग में यही चीज होती है मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है यहाँ से एनर्जी का मान, इसको मैं यहाँ से लाइन खींच देता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब इसके बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं कि सेकंड नंबर पे किसकी गणना करेंगे, ऊर्जा की गणना, ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के लिए, या ऊर्जा की गणना लिख दो, चलो ऊर्जा की गणना, ऊर्जा की गणना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊर्जा की गणना करने के लिए ना, एक तो निकाल लेंगे हम काइनेटिक एनर्जी का मान, और एक निकाल लेंगे हम यहाँ विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान, ठीक है। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हमने कहाँ पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, विद्युत वाले पार्ट में, ठीक है। तो आप वहां से भी यहाँ तो है उसका फॉर्मूला रख सकते हो, और काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा दोनों का मान जब आप निकाल लोगे, दोनों को आपको ऐड करना है बस, और इसके बाद हमें यहाँ से मिल जाएगा जो ऊर्जा है उसका मान हमें यहाँ से मिल जाएगा। इतना काम आपको फिलहाल यहाँ पर करना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक ठाक दिख रहा है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा क्या होता है भाई, K बराबर 1/2m v स्क्वायर, यहाँ पर n लिखिएगा, और v का मान कहाँ से निकाल रहा था, यहाँ से निकाल रहा था, तो आप जो K का मान, जो v का मान है वो वहां पे रख सकते हो क्या, कि K बराबर आपको मिल जाएगा 1/2m गुणा वेग का मान ये है, ठीक है, वेग का मान आपके सामने ये है, तो इसको रख दीजिए, तो जेड ई का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 HN, और उसका क्या है भाई, इसका स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि भाई वेग का स्क्वायर है, तो इसलिए आपको इसका स्क्वायर तो करना पड़ेगा ही, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो भी आप यहाँ देख रहे हो इसको जो है आप ऐसे करोगे, K बराबर 1/2, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो देखने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ, तो m गुणा जेड का स्क्वायर करेंगे तो जेड की 2 गुणा e का स्क्वायर करेंगे तो e की घात कितना आ जाएगा, e की घात आ जाएगा 4 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और एप्सिलॉन का स्क्वायर करेंगे तो एप्सिलॉन का स्क्वायर हो जाएगा, और h स्क्वायर और n स्क्वायर, ठीक है। अब जो चीज अगर कट रही हो तो काट सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं कट रहा है, तो आप क्या रखिए, K बराबर जेड या m जेड स्क्वायर
ठीक है, ई का पावर 4 और अपॉन यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर और एन का स्क्वायर। ये आपके सामने जो मान निकल के आया है, ये आया है आपका काइनेटिक एनर्जी का मान। ठीक है, तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक साइड का हिस्सा जो है मिटा दूंगा। तो अब हमें निकालना है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और इसमें हमें निगेटिव का जो मतलब निगेटिव मान लेना है ई के लिए। ठीक है, तो U बराबर होता है, U बराबर 1/4πε0 और ZE और माइनस ई और अपॉन में चला जाएगा RN। ठीक है, आप समझ सकते हो, वैद्युत स्थिति वाले पार्ट में वहां पर पढ़ा है हमने। ठीक है, अभी आपके सामने जो R का मान है, ये वाला मान आप इसको यहां पर रखिएगा। ठीक है, तो U बराबर आपको मिलेगा क्या, माइनस, इसको माइनस को हम अलग से लिख देते हैं, तो मिलेगा आपको Z E का स्क्वायर अपॉन 4πε0, और भैया R का मान आपके सामने यहाँ ये वाला है, इसको भी आप यहाँ रख दीजिएगा। ठीक है, जो आप R देख रहे हो, इस R का मान जो है आप यहाँ से उठाइए और इसको यहाँ रख दीजिए। ठीक है, ये देखो गुणा एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर n स्क्वायर और पाई जेड ई स्क्वायर, ये चला जाएगा ऊपर, पाई जेड ई स्क्वायर एम। ठीक है, अब जो चीज कट रहा हो उसको काट सकते हो, तो फिलहाल यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो रहा है और तो कुछ भी नहीं कट रहा, तो जो भी नहीं कट रहा है इसको ऐसे लिख देंगे, u बराबर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, m शुरू में मिल रहा है तो इसको आप m को शुरू में रख दीजिए, और फिर इसके बाद है क्या, जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर और एक है e की पावर 4 अपॉन यहाँ पर क्या है एप्सिलॉन 0 4 एप्सिलॉन 0 और h स्क्वायर और n स्क्वायर। तो ये आया आपके सामने किसका मान, स्थितिज ऊर्जा का मान, यहां पर लिख सकते हो स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब आपको जो है दोनों ऊर्जाओं को जोड़ देना है। ठीक है, गतिज ऊर्जा को और स्थितिज ऊर्जा दोनों को आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, केवल ऐड करेंगे तो आपको फॉर्मूला जो है मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमें यहाँ से टोटल ऊर्जा ई एन का मान निकालना है। आप इसको ई भी लिख सकते हो, ई एन भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं कर देता हूं फिलहाल इसको, ई एन बराबर क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी के प्लस यू, और के का मान आया आपके सामने कितना, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर एच स्क्वायर और एन स्क्वायर माइनस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि ये जो यू का मान है ना, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस ही लिखा जाना है। तो हम यहाँ पर रखेंगे एम जेड का पावर 2 ई की घात 4 और अपॉन में क्या है 4 एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर एन स्क्वायर। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सब कुछ संख्या सेम है, तो आप इसका चाहो तो वर्ग गुणा करके भी इसको सोल्व कर सकते हो, या फिर अगर आपको थोड़ा सा मैथ पता होगा तो आप यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 8 में से आप 4 माइनस करिएगा तो आपको कितना मिलेगा, यानी कि यहाँ एलसीएम के रूप में आप 8 रख सकते हो। ठीक है, तो आप क्या रख सकते हो, यहाँ से एलसीएम के रूप में भी 8 को जो है रख सकते हो। कितना समझ में आया कि नहीं आया है? तो देखिए जरा, हम फिलहाल ये कर सकते हैं यहाँ पर कि भैया एम जेड की पावर 2 और ई की पावर 4 अपॉन, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस बचेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर माइनस बचेगा तो जो भी डिजिट नीचे लिखा हुआ है उसको आप लिख दीजिए, क्योंकि जब आप 8 में से 4 घटाएंगे, और सॉरी 4 में से 8 घटाएंगे तो आपको माइनस मिलेगा। ठीक है, आप इसको एलसीएम के रूप में भी एक बार खुद भी करके देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम इसको जो है थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहे हैं। तो आप इसको जो है क्या लिखिए, 8 एप्सिलॉन 0, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है स्क्वायर है,
एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर, ठीक है। तो आपको जो है एप्सिलॉन जीरो और एच स्क्वायर और एम स्क्वायर, तो ये टोटल एनर्जी का मान जो है आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आप क्या करिए, चाहो तो आप इसको समीकरण मान के छोड़ सकते हो, चाहो तो आप इसको समीकरण मान के छोड़ सकते हो, या फिर आप यहां ये कर सकते हो क्या, यदि हम मान लीजिए हमें यहाँ प्रकाश की चाल c भी रखना है, अगर हम यहाँ पर प्रकाश की चाल c भी रखते हैं तो हमें दोनों जो hc है दोनों का ऊपर नीचे गुणा कर देना होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप इसको देख रहे हो, और अगर हमें यहाँ c भी ऐड करना है दोस्तों, तो हम यहाँ पर hc का दोनों और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। hc का गुणा व भाग करने पर, तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप इसका गुणा और भाग करिएगा, तो E बराबर माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 और एस सी अपॉन 8 एप्सिलॉन जीरो का स्क्वायर, ये एच स्क्वायर है तो यहाँ पर एक एच और बढ़ाइए तो एच की पावर 3 हो जाएगा, और सी भी यहाँ पर गुणा हो जाएगा, और एन स्क्वायर आपके सामने ये है ही। तो आप ऐसा करिएगा कि जो आप देख रहे हो जेड को और एच को और सी को और एन को, ठीक है, इनको आप साइड में लेते हो, तो ई बराबर आपको क्या मिलेगा, माइनस एम जेड एम ई की पावर 4 और अपॉन 8 एप्सिलॉन जीरो का स्क्वायर और एच की पावर 3 और सी, और ये जो आपके सामने है जेड का पावर 2 और एच सी अपॉन एन स्क्वायर, इसको आप साइड में रखिएगा इस तरह से। ये जो आप मान देख रहे हो ब्रैकेट में दोस्तों, ये रीडबर्ग नियतांक के रूप में हम यहाँ इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप m का मान रखते हो तो 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31, ए का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 गुलाम, इसका मान भी 8.8, मतलब इसको भी आप हल कर सकते हो। एच का मान भी 6 प्लांक नियतांक है, सी का मान भी आप जानते हो, ठीक है। तो आप जब इसको सोल्व करोगे ना तो आपको एक अलग मान मिलेगा 1.097 गुणा 10 की घात 7, ठीक है, और प्रति मीटर ये आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल हम इसको रीडबर्ग नियतांक लिख सकते हैं, तो ई बराबर माइनस आर जेड स्क्वायर एच सी अपॉन एन की स्क्वायर। यदि हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड का मान क्या हो, 1 हो, यदि हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड बराबर 1 हो, तो आप इसको लिख सकते हो ई एन बराबर ई एन, ठीक है। ई एन बराबर आप इसको लिख सकते हो माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। तो जहां आपके सामने क्या है आर, जहां आर क्या है, रीडबर्ग नियतांक है, इसको मैं लिख देता हूं रीडबर्ग नियतांक। और दोस्तों इसका मान होता है, इसका मान फिक्स होता है, जब आप इसकी गणना करिएगा ना तो इसका मान आपको फिक्स मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, आर का मान आपको मिल जाएगा 1.097 और गुणा 10 की घात 7, ठीक है। और यह है आपके सामने प्रति मीटर, मीटर इनवर्स भी आप लिख सकते हो, या फिर आप इसको जो है प्रति मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। दिख नहीं रहा है, आप इसको ऐसे देख सकते हो। हाल में तो आप इसका अभी से ही जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो इतना आपके समझ में आया कि नहीं आया है। मान लीजिए अगर आपको ये भी सोल्व करना है, मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि हमें तो पूरी तरह से इसकी एनर्जी जो है ज्ञात करनी है, तो आप ऐसा करिए कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गणना। ये आप लिख सकते हो ऊर्जा की गणना, ऊर्जा की गणना। अगर आपको ऊर्जा की गणना करनी हो तो दोस्तों आप यहाँ पर आर का मान रखिएगा, एच का मान भी रखिएगा और सी का मान भी रखिएगा, ठीक है। आर का मान 1.097 गुणा 10 की घात 7 और एच का मान 6.6, माइनस के 34 जूल सेकंड
और C का मान आपको पता होगा कि प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये जूल सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है, मीटर इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी मान इस फॉर्मूले में ऐड करिए। देखो En बराबर -1.097 गुणा H का मान है 6.6 गुणा 10⁻⁻34। ठीक है, यहाँ पर एक छूट गया है 10�7 गुणा, और यहाँ पर है इसके बाद आपका C का मान कितना है 3 गुणा 10⁸ और बटे में है n²। ठीक है, और आप एक काम करिए, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए ना साथ के साथ यहाँ क्या करिएगा, भाग करिएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम से। तो मैं लिख देता हूँ 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब आप इसकी गुणा करोगे तो आपको गुणा करके देखो क्या मिलेगा, माइनस, तो इसकी गुणा इसमें करिएगा। ठीक है, तो इसकी गुणा जब आप इसमें करिएगा तो आपको इसको जो है हल कर ली। चलो हल करते हैं। तो 1.09 में इसको एवरेज में लिखता हूं थोड़ा सा, तो 6.6 और गुणा 3। तो देखिए जरा, 34 की माइनस के 34 है और प्लस के 8 है, तो बच जाएगा कितना, ये बच जाएगा आपके पास 7 और ये 15, और 15 में से जो है 34 घटाइएगा तो माइनस के 19 बच जाएगा, माइनस के 19 बटे n² गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19, तो माइनस के 19 से माइनस 19 कट जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका जो है सोल्व चल रहा है। ठीक है, तो अभी आपको इसको जो है सोल्व करना है। फिलहाल आप इस पॉइंट से पॉइंट को काट सकते हो। तो 66 को आप 2 से भाग दीजिएगा तो भैया आपको मिल जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 8 दूनी 16। ठीक है, तो -1.09 और गुणा 35 3 हो जाएगा 99 और बटे 8 और गुणा n²। तो घात तो सारी खत्म हो ही गई। तो अब आपको क्या करना है, जो 0.9 है दोस्तों, इसका गुणा करिएगा। तो 0.9 का गुणा आप 99 में करिएगा। ठीक है, 1.09 और गुणा करिएगा आप 99, तो ये लगभग 107.9 के आसपास आपको मिल जाएगा। 107.9 यहाँ लिख देते हैं, -107.9 और बटे 8 गुणा n²। आप इसको डिवाइड करिएगा, और डिवाइड करने के बाद आपको मिल जाएगा लगभग 13 पॉइंट कुछ के आसपास जो है आपको मिल जाएगा। ये En बराबर चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए। तो इस तरह से जो है आप E का मान यहाँ पर ज्ञात कीजिएगा। तो E का मान आप कितना मिल जाएगा आपको, 13.6 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो माइनस के 13.6 और अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो मैंने गुणा भाग की है, आप एक बार इसको अपने आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं यहाँ पर होगी। ठीक है, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ज्ञात करेंगे इसकी जो है तरंगदैर्घ्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए इस अगले पॉइंट में हमें जो है इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य का मान निकालना है, मतलब यहाँ से हमें दोस्तों लैम्डा का मान निकालना है। और आपको भी एक बात बहुत अच्छे से पता होगा कि जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है ना, तो वो केवल वहां 10⁻⁻8 सेकंड के लिए ही ठहरता है और फिर किसी दूसरी निम्न कक्षा में चला जाता है। तो हमें इस बात का यहां से पता चला कि मान लो उसकी उच्च ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है वो E2 है और उसकी जो निम्न ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है वो है E1। तो इसका मतलब ये हुआ कि N1 और N2 इस तरह से आप रख सकते हो क्या, बताओ। तो देखो मैं एक काम कर रहा हूं यहाँ फिलहाल, अगर हमें इस ऊर्जा का डिफरेंट निकालना हो ना,
अगर हमें इस ऊर्जा का डिफरेंट निकालना हो तो हम यहाँ ये करेंगे कि E2 माइनस E1। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो E1 और E2 का मान आया ना निकल के, वो पता है क्या आया, वो आया -RHC/n²। बताओ आया नहीं क्या? तो देखो E1 बराबर -RHC/n1²। बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई? 1 के लिए 1 मान लो, 2 के लिए 2 मान लो। ये जो देख रहे हैं ना, दरअसल ये कांस्टेंट है, इनके मान फिक्स होते हैं, इसलिए हम इसको 1 2 नहीं मान रहे। कभी आप ये सोच सोच के परेशान हो रहे हो कि हम कुछ ही चीजों को 1 2 मानने, इनको क्यों नहीं मानने, दरअसल इनके मान फिक्स हैं। अगर आप इनको 1 2 भी मान लोगे ना, मान रखोगे तो भाई मान तो समान ही आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर कटेंगे, इसलिए रखो ही ना इनको 1 2, डायरेक्ट ही काट लो। तो E1 का मान हमारे पास क्या है और E2 का मान हमारे पास क्या है, ये है 2 दोनों के लिए। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया है? अब आप इस समीकरण में रखिएगा और इसको सोल्व करिएगा। देखिए जरा, तो डेल्टा E बराबर E2 का मान है साहब RHC/n² और उसका 2 माइनस, तो ये माइनस मैंने यहाँ पे लगाया, ये फिर से माइनस इसको अपने साथ में लाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा। तो RHC/n1²। आप चाहे तो इसको इधर रख लो, तो ये माइनस जो है ना ये अंदर चला जाएगा, मतलब डेल्टा E बराबर हो जाएगा RHC, ये तो ले लिया हमने कॉमन, और 1/n² माइनस 1/n2²। ठीक है। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो इसकी फोटोन की मतलब ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा, जब आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा था तो आपने E का मान पढ़ा था क्या, E बराबर Hc/λ। बताओ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो आप उसको यहां रख सकते हो या नहीं रख सकते? ठीक है, बताओ रख सकते हो क्या? तो मैं यहां रख रहा, देखो Hc/λ बराबर RHC और 1/n1² माइनस 1/n2²। तो देखो Hc से तो Hc कट गया, यहाँ बच गया 1, क्योंकि जब ऊपर कुछ नहीं बचा तो वहां तो तुम्हें 1 लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। तो देखो 1/λ बराबर R, तो 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये मिला दोस्तों आपको फॉर्मूला किसका, तरंगदैर्घ्य का। लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य है। चलो मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताता हूं, यदि आप जहां लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य है, उत्सर्जित विकिरण का तरंगदैर्घ्य, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, उत्सर्जित विकिरण का तरंगदैर्घ्य, या मैं फिलहाल आपकी जानकारी के लिए तरंगदैर्घ्य भी लिख सकता हूं। और आपको एक बात और बताऊं, अगर आप पूरे के पूरे को लोगे ना 1 को, तो ये होगा तरंग संख्या। तरंग संख्या। तो तुम मुझे एक बात बताओ, जो तरंगदैर्घ्य है उसका मात्रक तो होता है मीटर, तो तरंग संख्या का मात्रक क्या होगा? ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ तरंग संख्या का मात्रक क्या होगा। भाई ये तो गंभीर समस्या है, इसका मात्रक तो मीटर, तो इसका 1/λ का मात्रक क्या होगा भाई? तो ये आपको जो है मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इसको जो है अपनी कॉपी में लिखेंगे साफ साफ, और एक बार आप बिना देखे भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। 5 मार्क का ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूरा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। ओके बाय। और आपको जो तरंग संख्या का मात्रक मुझे कमेंट करके जो है बता देना है।